चलें, गुड हो गया। आज हम अपनी पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब लोग बिस्मिल्लाह पढ़ लें और अल्लाह ताला हमारे लिए इस कोर्स में बरकत पैदा करे। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हमारा ये पेपर है, बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है हमारे लिए। और इस अटेम्प्ट में इस पेपर को पास करना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बार बार हमने इसमें डिस्कस किया कि हमारे पास जो आने वाली अटेम्प्ट है, अगर इसमें पॉलिसी चेंज हो जाती है तो ये जो पेपर है सीएमए का, इस पेपर के अगेंस्ट जो पेपर आ रहा है वो आपके पास पेपर आ रहा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ये पेपर ग्रुप ए से निकाल के ग्रुप बी में लेके जाया जा रहा है। ऑब्वियस मतलब है, इसका मतलब ये है ऑब्वियसली कि इसका डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होगा। और ये पहले डिफिकल्टी लेवल इसका ज़्यादा हुआ करता था, इसको कुछ टाइम पहले रिलैक्स किया गया था और एमएफए का पेपर बनाया, उसमें कुछ पोर्शन उठा के वहाँ पे लेके चले गए। तो इसलिए मेरी अजम्पशन यही है कि ये पेपर थोड़ा सा मज़ीद टेक्निकल हो जाएगा न्यू पॉलिसी के आने तक। तो दो काम है जो हमें करने हैं अगली पॉलिसी के आने से पहले पहले। ग्रुप ए जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है, सीएमए का पेपर लाजमी पास करना है ताकि हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अगेंस्ट एग्जाम्शंस क्लेम कर सके। तो ये ऑब्जेक्टिव है और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा और हम इस ऑब्जेक्टिव को बड़ा आसानी से मीट भी कर लेंगे। आज की क्लास के अंदर मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ पेपर के बारे में, और उसके बाद फिर हम लोग स्ट्रेट अवे मूव करेंगे अपने कोर्स के ऊपर। आज से ही स्टार्ट कर देंगे अपना कोर्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो हमारा सेशन है जो अभी स्टार्ट हुआ है, ये बड़ा मजे का पढ़ाई वाला सेशन है हमारा। ये जो सेशन है इसमें ना तो कोई रमज़ान की छुट्टियां हैं, ना इसमें आपके पास कोई ईद, छोटी ईद है, ना बड़ी ईद की छुट्टियां हैं, ना मुहर्रम की छुट्टियां हैं, ना गर्मी, ना लोड शेडिंग। तो ये प्योर एक पढ़ाई वाला सेशन माना जाता है और हम आराम सुकून से इसको कोर्स को लेके चलेंगे। घंटे की क्लास हुआ करेगी, उसमें इजिली कवर करेंगे, कोई एक्स्ट्रा सैटरडे संडे हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेजॉरिटी क्वेश्चंस मैं खुद से सॉल्व कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दूंगा। तो मिलजुल के हम इस टॉपिक को लेके चलेंगे। बहुत से बच्चे थोड़ा सा घबराते हैं, थोड़ा सा परेशान होते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग शायद मुश्किल है, समझ नहीं आती। तो अगर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग मुश्किल लगी, अगर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं समझ आती, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो सका, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, गलती मेरे पार्ट पे होगी। क्योंकि अगर मैं आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सका, अगर आपको मैं इस काबिल नहीं बना सका कि क्वेश्चन आप सॉल्व ना कर सको, तो ये मेरी गलती है, ये स्टूडेंट की गलती नहीं होती। तो इसलिए इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, हमारे लिए ये सब्जेक्ट बाकी पेपर्स की तरह एक नॉर्मल पेपर ही है। हाँ, सिर्फ एक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है शुरू के कुछ टाइम के अंदर, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह हम लोग फोकस करेंगे। अच्छा, सब लोगों को व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा होगा। हमारे पास जो सब्जेक्ट है अभी फिलहाल ये कैफ 3 है। अच्छा बेटा, मेरी स्क्रीन तो पिन ही हुई हुई है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा अच्छा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये पेपर है। देखो, इसके दो पार्ट्स हैं बेसिकली। एक पार्ट है आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग, और जो दूसरा पार्ट है, मेरी वीडियो सबको क्लियर नजर आ रही है? तो खैर, हमारा जो पेपर था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ये दो डिफरेंट अकाउंटिंग्स हैं, इन दोनों का मकसद फर्क है। ये मर्ज किया गया है कॉस्ट अकाउंटिंग को और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। शुरू के टाइम के ऊपर कॉस्ट अकाउंटिंग सेपरेट हुआ करती थी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेपरेट होती थी, और ये सीफैप में हुआ करती थी। अभी भी जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम कर दिया गया तो एक हमारी परसेप्शन या अजम्पशन ये भी है कि देर इज अ चांस कि वो कॉस्ट अकाउंटिंग के जो कुछ टॉपिक्स हैं वो निकाल के वो आपके किसी और पेपर में एडजस्ट करें, और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसमें कुछ नए टॉपिक्स भी लेके आ जाए। तो ये अभी है
जब पॉलिसी आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी, तब की बात है। हमने तो इसी अटेम्प्ट में ये पेपर इंशाल्लाह पास कर लेना है। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीएमए का ये पेपर है आपके पास। 100 मार्क्स का पेपर है, 50% आपके पास पासिंग मार्क्स है। मैंने इस पेपर को कुछ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई कैप के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको कुछ टॉपिक्स क्रिएट किए गए और मैंने इसका एक सीक्वेंस बनाया हुआ है। मैं आपके सामने इसका सीक्वेंस रखूंगा। हम चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे, लेकिन हम किताब के सीक्वेंस से नहीं चलेंगे। हो सकता है कुछ चैप्टर मैं पहले कराऊं, कुछ चैप्टर मैं बाद में कराऊं। मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू चलूंगा कि पेपर के हमारे 100 नंबर पूरे कैसे होते हैं, और वो हमने पूरे करने हैं। अभी जनरली मैं शुरू में 5-6 मिनट लगा के आपको कोर्स के बारे में मोटी मोटी चीजें बता देता हूँ कि आपके पास बेसिकली कोर्स में है क्या क्या। स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास कोर्स में जो सबसे पहले स्टार्ट होता है वो आती है आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पोर्शन है, वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का पोर्शन ये कॉस्टिंग टेक्निक्स है, और ये आपकी बेसिक्स है। जिसकी कॉस्टिंग टेक्निक्स सही तरीके से समझ उसको आ जाती है, उसको आगे चल के मसला नहीं होता। तो हमारे पास कोर्स में है क्या क्या। सबसे पहले आपके पास जो टॉपिक्स आते हैं, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, 16 चैप्टर है इसके, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है कि इसके चैप्टर इतने ज्यादा क्यों है। मैं आपको यहाँ पे इसमें कोर्स को मैं स्प्लिट कर देता हूँ, या 16 चैप्टर्स को मैं पेपर के मार्क्स के हिसाब से आपको स्प्लिट करके बताता हूँ कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में नॉर्मली टेस्ट होता है, और हमने उसको किस तरीके से तैयार करना है, या हमारा फ्लो क्या होगा। सबसे पहले आपकी जो बेसिक्स है, जैसे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट पढ़ते हो, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस पढ़ते हो, इसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग के जो बेसिक्स है वो है आपके पास इन्वेंट्री, या जिसको आप मटेरियल्स कहते हो। इसके 2 चैप्टर्स है। एक चैप्टर है इसमें वैल्यूएशन का, प्लस एक चैप्टर है इसमें मैनेजमेंट का। आपके जो शुरू के 2 चैप्टर्स है ना, इन शुरू के 2 चैप्टर्स में ही उसने क्या किया, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंबाइन कर दी। क्योंकि जब मैं वैल्यूएशन की बात करता हूं, मैं जब कोई फिगर निकालने की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब है मैं कॉस्टिंग टेक्निक की बात कर रहा हूं। जब मैनेजमेंट की बात करूंगा, तो मैनेजमेंट का मतलब ये है कि मुझे कॉस्टिंग करना आता है, मुझे किसी भी चीज की कॉस्ट निकालना आता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब ये है कि अब मैंने डिसाइड करना है, मैंने ये डिसीजन लेना है कि मुझे ऑप्शन ए चूज करना चाहिए या ऑप्शन बी चूज करना चाहिए। सो बेसिकली जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपका पूरा का पूरा पेपर है, इसमें आप 2 काम करोगे। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिसमें आप वैल्यूएशन निकालोगे, कुछ कैलकुलेशंस करोगे, कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, और इसके साथ जो दूसरा भाई हिस्सा है उसमें आप क्या काम करोगे, उसमें आप कुछ डिसीजंस लोगे। चॉइसेस अवेलेबल होंगे आपके पास कि इस रास्ते जाना है या इस रास्ते जाना है, और उसमें आप डिसाइड करोगे कि हमें किस रास्ते पे जाके कॉस्ट मिनिमम चार्ज होगी हमें। उसके ऊपर हम अभी आहिस्ते से बात करेंगे, लेकिन आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हमारे 2 ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कॉस्ट कैलकुलेट करना और एक ऑप्शन चूज करना कि हमने कौन सा ऑप्शन चूज करना है। ये फर्क है कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। तो वो हमें खैर शुरू से ही आइडिया हो जाएगा, जैसे हम इन्वेंट्री का चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो हमें इमीडिएटली आइडिया हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ मजीद चैप्टर्स हैं जिसमें है लेबर, और उसमें आपके पास आ जाता है फैक्ट्री ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड्स के नाम से है चैप्टर। अच्छा, अब ये 3 चैप्टर्स हैं और ये बेसिक्स हैं आपके पास। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, इन 3 चैप्टर्स में से 2 क्वेश्चन मैंडेटरी आते हैं आपके पास, और ये आसान टॉपिक है, ये मार्क्स गेनिंग टॉपिक है। इस दफा भी अगर आप इस टाइम का क्वेश्चन खोल के, पास पेपर का क्वेश्चन खोल के देख लो, इससे पिछले का खोल के देख लो, इनमें से 2 क्वेश्चन लास्ट में आए होंगे आपके पास। नॉर्मली 2 क्वेश्चंस तो मैंडेटरी हैं। नॉर्मली आपके पास ओवरहेड का सेपरेट क्वेश्चन बनता है, इन्वेंट्री का एक क्वेश्चन लाजमी आता ही है, अक्सर वो मैनेजमेंट में से देता है, कभी कभार एक वैल्यूएशन में से दे देता है, और एफओएच का एक क्वेश्चन आपके पास बनता ही बनता है। लेबर के बारे में, लेबर के अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट है लर्निंग कर्व। ये अगर तो 5-6 नंबर का या तो आपको सेपरेट क्वेश्चन दे देगा, तो आपकी तो अयाशी लगी, मौज लगी, ये आसान सवाल आ गया।
नॉर्मली जो लर्निंग कर्व का ये पार्ट है, एक लेक्चर में हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है, ये आपको किसी ना किसी और टॉपिक के साथ मर्ज करके दे देगा। तो 5-6 नंबर्स के वहां पे भी टेस्ट हो ही जाते हैं। इस पोर्शन को अगर मैं मार्क्स असाइन करूं, या इसको मैं कहूं कि ये कितने मार्क्स का पोर्शन होगा, तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ द पेपर है। और ये इंतहाई आसान तरीन पार्ट है, अगर आप इसकी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लो। इस 25 में से आपको मार्क्स लूज करने ही नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल मैं ज्यूम करता हूं कि यार इसमें भी सी स्टूडेंट मार्क्स लूज कर देता है, तो अगर वो इस 25% पोर्शन में से, जिसका कंफर्म है कि पेपर में क्वेश्चन आना है, उसमें से भी, और उसकी प्रैक्टिस करने के बावजूद फिर भी गलतियां करता है, और वो इसका सिर्फ 80% भी ठीक कर लेता है, तो आपके पास 20 नंबर बनते हैं। मैं कहता हूं जी हमें 17 से 18% मार्क्स स्कोर करने हैं इसमें। अगर मुझे 17 से 18 नंबर मार्क्स इसमें स्कोर करने हैं, तो बाकी पूरे पेपर में पास होने के लिए मुझे 32 से 33 नंबर चाहिए आउट ऑफ 75। आप इजिली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, हमारा फ्लो भी यही बनेगा, जो हम फ्लो लेके चले हम इसी फ्लो को लेके चलेंगे। इसके बाद बेसिकली हम लोग क्या काम करेंगे, हम एक पढ़ेंगे कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन। ये जो कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन का चैप्टर है, ये आपने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है PRC 4 के अंदर। जो आपने ITA का पेपर पढ़ा था, उसमें आपने कॉस्ट अकाउंटिंग का एक चैप्टर पढ़ा था। उस चैप्टर के एंड के ऊपर आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट स्टेटमेंट और उसकी एंट्रीज बनाते हो। ये वही आपके पास कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन है, हम उसी को दोबारा से पढ़ेंगे। तो बहुत से लोग रिलेट नहीं कर पाते, यार ये कोई नया टॉपिक आ गया, ये कोई मुश्किल चीज होगी। नहीं, ये वही टॉपिक है जो आपने PRC 4 ITA में पढ़ा था। अब याद नहीं होगा, मैं याद करवा दूंगा और हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये टॉपिक वही है जो आपने वहां पे जाके पढ़ा था इसको। अच्छा, इसके बाद फिर मैं कुछ मशहूर जमाना टॉपिक्स ऐड करूंगा इसमें। मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। बच्चे इस टॉपिक को सीरियस लेते ही नहीं है, और ICAP ने पिछले टाइम ने बताया कि इस टॉपिक को सीरियस कैसे लिया जाता है। 18 नंबर का सवाल दिया है मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के ऊपर। 18 मार्क्स का पेपर के अंदर क्वेश्चन आ गया मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के ऊपर, उसकी रिकंस्ट्रेशन आ गई। 17 या 18 नंबर का पेपर में टेस्ट हुआ है। अच्छा, उसके अलावा अगर ये टॉपिक आप सेपरेट तैयार ना करो, सेपरेट पेपर में ना भी आए, आपकी जो मार्जिनल कॉस्टिंग की स्टेटमेंट है उसके ऊपर आगे चल के आपकी पूरी की पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग बेस करती है। तो ये जो मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मार्जिनल अकाउंटिंग है, इससे आगे आपके डिसीजन मेकिंग के साइड के सारे कंसेप्ट स्टार्ट होते हैं। ये बेसिकली यहां तक हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम डिफरेंट फॉर्मेट्स की बात कर रहे हैं कि हमने मार्जिनल कॉस्टिंग से कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टूडेंट इसको इतना सीरियस नहीं लेता, और पिछले टाइम में ICAP ने बताया कि इसकी सीरियसनेस क्या है। 18 नंबर अप्रोक्सीमेटली इस टॉपिक में से पूछे गए, स्ट्रेट फुल लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस, CVP। ये एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके पास, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का। अभी आपको इसमें ज्यादा आइडिया नहीं है कि ये टॉपिक्स में क्या होना है क्या नहीं होना। मैं सिर्फ एक कैटेगरी बना रहा हूं, मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा। पेपर में जो क्वेश्चन आता है, इनमें से पेपर के अंदर पोर्शन में से क्वेश्चन बनता है आपके पास इसमें से एटलीस्ट 1 लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। लॉन्ग क्वेश्चन सबको अब आइडिया होना चाहिए कि लॉन्ग क्वेश्चन से मुराद आपका 17-18 नंबर वाला क्वेश्चन है, और शॉर्ट क्वेश्चन से मुराद आपका 8-9-10 नंबर वाला पेपर में क्वेश्चन है। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है और एक आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में टेस्ट किया जा रहा होता है। अभी जो मैं ये रैंकिंग कर रहा हूं, ये जो मैं ग्रुपिंग कर रहा हूं, ये मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं। मैं ICAP की किताब के टॉपिक लिस्ट के हिसाब से नहीं कर रहा। पेपर में किस क्वेश्चंस को किन टॉपिक में से चूज किया जाता है, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं अभी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के बाद हमारे पास एक टॉपिक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिसीजन मेकिंग।
डिसीजन मेकिंग का जो टॉपिक है उसके लिए आपके पास जो रेलिवेंट नॉलेज होना चाहिए वो है आपके पास रेलिवेंट कॉस्ट, और फिर है डिसीजन मेकिंग। अब ये जो पोर्शन है इसमें से नॉर्मली एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, या रेलिवेंट कॉस्ट का आएगा या डिसीजन मेकिंग का आएगा। इस बार आई कैप ने क्या काम किया, डिसीजन मेकिंग से सवाल पूछे और एक के बजाय दो क्वेश्चन आपसे पूछ लिए। ये सरप्राइजिंग था। एक सवाल आना चाहिए था इसमें से, डिसीजन मेकिंग में से या रेलिवेंट कॉस्ट में से। उसने डिसीजन मेकिंग से तो पूछा, ठीक है हम भी तैयार थे, लेकिन उसने एक के बजाय दो सवाल पूछे, दोनों के दोनों सवाल उसने डिसीजन मेकिंग से पूछ लिए। तो ये आपके पास एक और क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन दो में से वो एक आपके पास क्वेश्चन लाजमी पूछेगा। अच्छा, फिर आपके पास बात करते हैं जो तीसरा मशहूर जमाना टॉपिक है, इसमें से इतनी ज्यादा टेस्टिंग नहीं हुई, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस टर्म में इसमें टेस्टिंग ज्यादा होगी। वो है आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और उसके साथ है आपके पास वेरिएंस एनालिसिस। इन दो टॉपिक्स में से भी आपके पास पेपर में एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ये नॉर्मली 8 से 10 नंबर का पेपर में क्वेश्चन होता है, अनलेस के वो कोई थोड़ा सा हट जाए और 10 के बजाय 15 नंबर का एक पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन दे दे। लेकिन ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास नॉर्मली बनता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें से जो ज्यादातर क्वेश्चन आता है वो वेरिएंस एनालिसिस है, कुछ फॉर्मूला है वो कैलकुलेट करना है, डेविएशंस है फ्रॉम द स्टैंडर्ड बजट, उसके ऊपर बात होती है। तो मुश्किल नहीं है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे स्ट्रगल करता है इसके फॉर्मूला याद करते हुए, फॉर्मूला याद नहीं कर पाता उसका। तो उसको भी मैं आसान बनाऊंगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। अच्छा, अब उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, प्रोसेस कॉस्टिंग। और प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ जो हमारा टॉपिक है वो है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। इसमें से आपके पास एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। अच्छा, यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग में ना, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बताता हूँ कि यार ये जो टॉपिक है ये शॉर्ट में ही आएगा, ये जो टॉपिक है ये आपके पास हमेशा लॉन्ग में ही आएगा। तो जिस तरीके से मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको पहले बता देता हूँ कि यार ये टॉपिक ने ऐसे ही आना है, तो वो ऐसे ही आ रहा होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में मैं ये नहीं कह सकता कि ये टॉपिक शॉर्ट में ही आएगा, मैं ये नहीं कह सकता कि ये टॉपिक लॉन्ग में ही आएगा। हाँ, ये जरूर मैं आपको बता सकता हूँ कि ये टॉपिक ऐसे पूछा जाएगा। अब उस तरीके से पूछा जाएगा, हमने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। नंबर वो ऊपर नीचे करता रहता है, इतना मार्जिन आप एग्जामिनर को कॉस्ट काउंटिंग में दोगे कि सर आपने तो कहा था ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ये तो शॉर्ट में आ गया, या आपने कहा था ये शॉर्ट में आएगा, ये देखें ये तो लॉन्ग में आ गया। इतना मार्जिन आपने मुझे दे देना है। बाकी इंशाल्लाह जो मैं बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ इंशाल्लाह वैसे ही होगा। और मैंने पिछली क्लास को भी ऐसे ही बताया था, और आप इस अटेम्प्ट का पेपर खोल के देख लो, यही बातें मैंने लिख के उनको भी समझाई थी। हाँ, ये जरूर कर दिया उसने, मैंने कहा था डिसीजन मेकिंग से एक क्वेश्चन आ रहा है, उसने दो पूछ लिए, ये वेरिएशन लेके आ गया। लेकिन डिसीजन मेकिंग तो हमने पढ़ी, उसके हमने पांचों के पांचों डिफरेंट जो कैटेगरीज थी वो पढ़ ली, उसमें से उसने दो कैटेगरीज पूछ ली। तो चीजें नहीं मुझसे पूछेगा, हाँ थोड़ी सी इसमें वेरिएशन लेके आ जाएगा। आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे यार डिसीजन मेकिंग से 18 नंबर का सवाल हो सकता है वो 8 नंबर का दे दे, आप 8 नंबर का एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है वो 18 नंबर का दे दे। ये काम वो जरूर करेगा आपके साथ कॉस्ट काउंटिंग के अंदर, इतनी आप इसको एग्जामिनर को इजाजत दो, और वो ये काम करता भी है। अच्छा, ये मैंने क्या काम किया, मैंने अभी बेसिकली आपके पास जितना भी कोर्स है मैंने बाकी इसमें बहुत से चैप्टर लिखे ही नहीं, और ये मैंने आपके सामने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं। ये कितने टॉपिक्स बनते हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आउट ऑफ 16 टॉपिक मैंने तकरीबन यहाँ पे 12 टॉपिक्स लिख दिए हैं। अब बाकी 4 चैप्टर और भी हैं, वो 4 चैप्टर इन्हीं के अंदर हम अलग अलग इनकॉर्पोरेट करेंगे। 2-3 तो थ्योरी के हैं, बड़े सिंपल सिंपल सादे सादे हैं, उसके ऊपर तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। टारगेट कॉस्टिंग है, जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग है, आपके पास इसी तरह आपके पास
जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, ये 2-3 चैप्टर्स हैं, इसको भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। लेकिन ये जो टॉपिक्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये आपके पेपर का 90% है, 90%। ये टॉपिक अगर आप ठीक ठाक कर लेते हो तो आप पेपर का आराम से 90 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। और यही मेरा फ्लो होगा, हम इसी फ्लो के साथ चलेंगे। और सबसे पहला जो हमारा स्टार्ट होगा, वो हमारा स्टार्ट होगा इन्वेंट्री, उसके मटेरियल की वैल्यूएशन और उसकी मैनेजमेंट के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात एक और है। बेसिकली हुआ ये कि यहाँ पे मैं हमेशा से पिछली क्लास के अंदर मैंने ये काम किया था और मुझे उसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। क्या काम किया था जी, वो मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। हुआ ये था कि पिछली क्लास के अंदर हमने शुरू के तकरीबन कम से कम 8 से 10 क्लासेस हमने लगाई थी कॉस्ट के टाइप्स, कॉस्ट की कैटेगरीज, कॉस्ट के बिहेवियर के ऊपर। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में फर्क है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जब आप बात करते हो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, मैं बात कर रहा हूँ डेबिट क्रेडिट की, मैं बात कर रहा हूँ जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस की, मैं जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये कॉस्ट अकाउंटिंग, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। आपके प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जा रहा है, आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या जा रहा है, एक नॉन करेंट एसेट एक्वायर कर लिया, सेल्स हो गई हैं, परचेज हो गई हैं, आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बातें हैं। जब आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आओगे तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो आपका कंसर्न है, जो आपका रोल है, वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा। स्टूडेंट हमेशा वो स्ट्रगल करता है कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में, जो कॉस्ट अकाउंटिंग को कंपेयर करता रहता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ। वो समझता है कि यार फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह ही ये अकाउंटिंग है, नहीं, ये डिफरेंट चीज है। और ये ज्यादा मजे की हो जाएगी अगर आप इसकी थीम समझ जाओगे। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की थीम क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता क्या है, इसके ऊपर मैं भी बात स्टार्ट करने लगा हूं और मैं आज से ही अपना लेक्चर स्टार्ट करने लगा हूं। तो फिलहाल अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड हैं तो बताएं, अदरवाइज ये जो सारी कहानी मैंने लिखी है मैं इसको मिटाने लगा हूं और मैं अपना जो प्रॉपर पहला लेक्चर स्टार्ट करने लगा हूं। क्योंकि ये जो बातें हैं मैंने भी आपको लिख के दे दी हैं, ये बातें आपको तब समझ आएंगी जब हम ये क्वेश्चंस या टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो पोर्शन होगा हमारा, जो हमने टॉपिक पढ़ना है, वो हम ये वाला पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे ही मैं ये वाला पोर्शन कंप्लीट कराऊंगा, पहले तो बात है इन्वेंट्री या मटेरियल जैसे कंप्लीट करेंगे साथ इसके पास पेपर करेंगे, लेबर कंप्लीट करेंगे साथ ही पास पेपर करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड कंप्लीट करेंगे साथ इसके पास पेपर करेंगे। तो ये हम साथ साथ करते रहेंगे, इसका मसला नहीं है। तो ये तो मैं मिटाने लगा हूं और मैं अपना कोर्स अभी से स्टार्ट करने जा रहा हूं। कोशिश करेंगे हमारा जितना कम से कम टाइम वेस्ट हो। तो ये सब चीजें क्लियर है, मिटा दूं इसको मैं, स्टार्ट करें कॉस्ट काउंटिंग। जी जल्दी से, बाकी भी बता दें जल्दी से। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जैसे ने पूछा, हमारे लिए जो हमारी किताब है वो आई कैप का स्टडी टेक्स्ट है। आई कैप का जो स्टडी टेक्स्ट है, एक मिनट मैं पहले रिकॉर्डिंग रोक लूँ। तो मैं बहुत कम किताबों को रेफर करता हूँ आई कैप की, जिसमें से मैं कहता हूँ कि जो आपके पास कैप 3 की किताब है, ये बहुत अच्छी किताब लिखी गई है आई कैप की तरफ से। तो इसी को हम फॉलो करेंगे, इसके पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं हम वो देखेंगे। इसके अलावा क्योंकि जो कम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स दी हुई हैं वो सारे के सारे पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं, तो आई कैप स्टडी टेक्स्ट के अलावा अगर आपको किसी किताब की या किसी क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी तो वो मैं खुद आपको प्रोवाइड करूंगा। जी बच्चे, वो शेयर कर देते हैं, वो कोई इशू नहीं है। तो ये आई कैप की किताब मोर देन इनफ है आपके लिए। और इसके अलावा जिस जिस क्वेश्चंस की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत होगी वो मैं आपके साथ खुद इंशाल्लाह शेयर करूंगा। तो हमारे पास कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये टॉपिक है जो हमने आज स्टार्ट किए हैं। हमारे पास ये कॉस्ट अकाउंटिंग के जो शुरू का जो कुछ पोर्शन है, वो सारा का सारा जो पोर्शन है वो हमारे पास चलेगा कॉस्ट होती क्या है। स्टार्ट करने से पहले आपके पास जो प्रीवियस नॉलेज आपको चाहिए, इकोनॉमिक्स का नॉलेज चाहिए और थोड़ा सा नॉलेज आपको चाहिए क्यूएमएस का। मैं आपको समझाता हूं कि कैसे चाहिए। हम लोग जो बात करने जा रहे हैं
हम लोग एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको लेके चल रहे हैं। हमने डिस्कस ही किया था कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है विद रिगार्ड टू द ऑपरेशंस, कि उसका काम क्या है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विद रिगार्ड टू द ऑपरेशंस तीन तरह की हो सकती है। या तो एक ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग होगी, या मैन्युफैक्चरिंग होगी, या फिर वो एक सर्विस प्रोवाइडर होगी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तीन तरह से हो सकती है। या तो वो ट्रेडिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, सामान खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर रहे हैं। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो सकता है, सामान बना रहे हैं, बनाकर बेच रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं। तीसरा काम क्या होगा, सर्विस प्रोवाइडर, कि हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट हम कुछ फीस चार्ज कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन चाहे ट्रेडिंग है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे सर्विस है, मकसद क्या है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, अगर तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं है तो फिर तो बात डिफरेंट है ना, हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में आपके माइंड से ये बात नहीं निकलनी चाहिए कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ रहा हूं इसको पढ़ने का मकसद क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने का मकसद ये है कि मैं कोई भी टॉपिक पढ़ूं, एट द एंड मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं अपने पास प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे कर सकता हूं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने का। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब आप पढ़ रहे होते हो ना, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। मैंने एसओसीआई एसओएफपी बनानी है, तो एसओएफपी के अंदर ये फिगर कहां से कैसे आएगी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की फिगर कैसे आएगी, जब एसेट खरीदा तो क्या हुआ, फिर साल के एंड पे क्या हुआ, बेच दिया तो क्या हुआ, नया खरीदा तो क्या हुआ, रिवैल्यूएशन होगी तो क्या हुआ, इंपेयरमेंट हुई तो क्या हुआ, और अब ये एसेट कितने का है। ये ऑब्जेक्टिव होता था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग जब आप पढ़ रहे हो तो दिमाग में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, सिंगल वन पॉइंट एजेंडा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हमारा प्रॉफिट किस तरीके से मैक्सिमाइज होगा। मेरा आप लोगों से सवाल है, आप लोग बताओ, चाहे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस, अभी इन तीनों की डिटेल में भी जाएंगे, लेकिन जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, मेरा मकसद है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज हो सकता है, मुझे बताओ कि प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है। एक जनरल कंसेप्ट, जो बेसिक आपकी इकोनॉमिक के रूल्स थे, इकोनॉमिक्स में जो आपने बात की थी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे की जा सकती है। देखो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे की जा सकती है, मुझे साथ साथ जवाब चाहिए। कॉस्ट कम लगा के हम ज्यादा में सेल कर दें, कॉस्ट कम करके ठीक हो गया। देखो, मैं इसमें अब छोटी सी चीज समझाता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने का मकसद या ऑब्जेक्टिव क्या था। जिसने भी कहा कॉस्ट कंट्रोल, मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिसने, कॉस्ट कम करके, बिल्कुल ठीक है। देखो, मैं यहाँ पे आपको छोटा सा कंसेप्ट समझाता हूँ और आपको बताता हूँ कि हमारी इकोनॉमिक्स कैसे रिलेटेड है कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है टू अर्न प्रॉफिट, और एक सादी सी प्रॉफिट की इक्वेशन है क्या। आपने सबसे पहले, कोई भी कस्टमर आपके पास आता है तो वो आपसे पूछता है यार ये की चीज कितने की बेचोगे। तो कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो सबसे पहली चीज कैलकुलेट करनी है वो है सेलिंग प्राइस, कि हम एक आइटम कितने का बेचेंगे। मेरे पास ये पेन है, तो मेरे पास कस्टमर आता है, जी पेन खरीदना चाह रहा हूँ, कितने का बेचोगे, तो मुझे उसको सेलिंग प्राइस बतानी है। अब सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये क्वेश्चन है आपके पास। मैं कहता हूं कि मेरे पास एक चीज की कॉस्ट है 100 रुपीज, और मुझे इसके ऊपर 30% प्रॉफिट चाहिए, तो मैं इसको बेचूंगा मार्केट में 130 रुपए का। तो 100 रुपए की चीज बनाई, ये मेरी कॉस्ट है, 30 रुपीज मेरा प्रॉफिट है, तो सर इसकी मार्केट सेलिंग प्राइस क्या है, 130।
अब मैं 130 के बजाय 125 की भी बेचूंगा तो भी मैं प्रॉफिट के ऊपर बेच रहा हूँ, 120 की भी बेचूंगा तो भी प्रॉफिट के ऊपर बेच रहा हूँ। लेकिन जब मैं इसको 100 रुपए से कम भी बेचूंगा या 100 रुपए पे बेचूंगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर मेरे पास कॉस्ट 100 रुपीज है और सेलिंग प्राइस भी 100 रुपीज है तो इसका मतलब है प्रॉफिट क्या है, नील। इस लेवल को आप लोग क्या बोलते हो, ब्रेक इवन। ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है जो भी हमने आगे चल के डिस्कस करना है, ब्रेक इवन क्या होता है। ब्रेक इवन एनालिसिस करेंगे हम लोग। नो प्रॉफिट नो लॉस कि सबसे पहले तो मेरी कॉस्ट पूरी हो जाए। अब मैं अगर यहां पे क्या काम करता हूं, मैं कहता हूं जी मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है, मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो मैंने क्या काम किया, मैंने यहां पे सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दी। एक तरीका ये था। अब मेरा सवाल ये है कि आप सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करके प्रॉफिट ज्यादा कमाओगे या कॉस्ट को कम करके प्रॉफिट ज्यादा कमाओगे, कौन सा वाला ऑप्शन आपको चूज करना चाहिए। दो तरीके ना, मैं तो एक तरीका ये है कि कॉस्ट कम कर दूं, एक तरीका ये सेलिंग प्राइस बढ़ा दूं। अब ये आपको माइंड में आ रहा है कि यार सिंपल कॉस्ट कम कर देते हैं प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, रैशनल और आपके पास चॉइस है। लेकिन यहां पे आपकी मैं थोड़ी सी इकोनॉमिक्स को इन्वॉल्व करता हूं। अच्छा, इसको मैं लिखा देता हूं। आपके पास इकोनॉमिक्स के अंदर आपने मार्केट्स का चैप्टर पढ़ा होगा, कंपटीशंस पढ़े होंगे। एक होता है आपके पास जब भी आप किसी मार्केट के अंदर काम कर रहे होते हो तो उन मार्केट्स के अंदर जो भी आपके पास सप्लायर्स हैं, जो भी वेंडर्स हैं, एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन और एक होता है आपके पास परफेक्ट कंपटीशन। बिल्कुल सही। इम्परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या था, जल्दी जल्दी मुझे एग्जांपल्स दो। इम्परफेक्ट कंपटीशन इकोनॉमिक्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन में। हमने कहा था कि हमारे पास मोनोपोली, कार्टल्स, ओलिगोपोली। आपके पास मोनोपोली है या कार्टल्स बने हुए हैं या ओलिगोपोली है, ये है क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो वेंडर है वो लिमिटेड है, आपके पास जो सप्लाई है वो करने वाले आपके पास गिने चुने कुछ एक दो तीन वेंडर्स है, डिमांड बहुत ज्यादा है, कंपटीशन में कोई नहीं है आपके। आप या तो अकेले प्रोवाइडर हो उस प्रोडक्ट के सर्विसेज के, या आपके साथ दो तीन कंपनीज हैं जिनके साथ मिलकर आपने कार्टेल बनाया हुआ। इसकी अगर आप मिसाल लेके चलते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे इस चीज के ऊपर सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं चीज को महंगी करूंगा तो कोई और सस्ते में खरीद लेगा। जो बिजनेस, जो इकोनॉमी इम्परफेक्ट कंपटीशन में फॉल कर रहा है, मेरे पास कस्टमर के पास चॉइस ही नहीं है कि वो जाए और किसी और से जाके सामान खरीदे। तो अगर तो मैं इम्परफेक्ट कंपटीशन में फॉल कर रहा हूं तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए मैं क्या काम करूंगा, मैं यहां पे इंक्रीज करूंगा सेलिंग प्राइस। मैं सेलिंग प्राइस बढ़ाता रहूंगा, मुझे कॉस्ट कम करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है, मेरी टेंशन ही नहीं है। तो यहां पे क्या हुआ, मैं ये जो चीज है 150 की बेचूंगा, कॉस्ट मेरे पास 100 आ रही है, प्रॉफिट मेरे पास 50 का हो गया। मुझे मजीद प्रॉफिट चाहिए, मैं 160 की बेचूंगा, कॉस्ट मेरी 100 की आ रही है, प्रॉफिट मेरा 60 का हो जाएगा। अगर तो मैं इम्परफेक्ट कंपटीशन में फॉलो कर रहा हूं तो मुझे टेंशन ही नहीं है। तो क्यों, कॉस्ट कम करने पे मैं नहीं जाऊंगा, मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, क्या करूंगा, चीजें महंगी कर दो, मजबूरी है, मैं एक्सप्लॉइट करूंगा। यही फीचर्स आपने पढ़े थे मोनोपोली ओलिगोपोली के, कि कस्टमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है, हायर प्राइसेस चार्ज की जा रही होती है उससे। प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे किया जाता है, बाय इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस। लेकिन और फिर यहाँ पे उसको इंटरवीन कर लेती है गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज, ताकि ये फिर बहुत ज्यादा प्राइस हाई ना करें जहां पे मोनोपोली क्रिएट की गई है।
अच्छा, जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या है? परफेक्ट कंपटीशन का मतलब ये है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं। जब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, तो यहाँ पे जो प्राइस है इज डिटरमिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस। यहां पे आपके पास एक मार्केट की प्राइस निकलती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आज मुर्गी खरीदना चाहता हूं, अगर मैं चिकन खरीदना चाह रहा हूं, तो मैं यहां से जाऊंगा अपनी मार्केट में। मेरी मार्केट के अंदर 3-4 शॉप्स मिल जाएंगी। मैं किसी भी मार्केट में जाऊंगा, मुझे हर मार्केट में हर थोड़े टाइम के बाद, थोड़ा सा एरिया कवर करने के बाद मुझे कोई ना कोई पोल्ट्री की शॉप मिल जाएगी। वहां से मैं इजिली मुर्गी खरीद सकता हूँ। अब 4 दुकानें हैं और एक दुकानदार कहता है यार मैंने आज ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो मार्केट का रेट चल रहा है 400 रुपया केजी, पर केजी चिकन चल रहा है। वो कहता है नहीं, मैं आज ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा, मैं 450 का बेचूंगा। तो अगर वो 450 का बेचना चाहे तो क्या उससे कोई चिकन खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। वो साथ ही दुकान में जाएगा, यार 7,400 रुपये दे रहा है, मैं तुमसे 450 रुपये की क्यों खरीदूं? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे प्राइस जो डिटरमिन्ड है वो मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करती हैं। तो अगर सेलिंग प्राइस के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, मैं डिसाइड नहीं करता, वो तो मार्केट प्राइस है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं सेलिंग प्राइस को बढ़ा के प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर सकता। मुझे क्या काम करना पड़ेगा? मार्केट प्राइस है 130 रुपये, तो मैं 130 रुपये की चीज बेचूंगा। मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा कि मैं इसकी कॉस्ट को कम कर दूं। तो एक तरीका ये था कि आप सिंपल अपने पास जो सेलिंग प्राइस है उसको बढ़ाते रहो और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते रहो। लेकिन ये काम सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो परफेक्ट कंपटीशन में फॉल करते हैं। अगर मेरे पास सेलिंग प्राइस 130 है और ये मार्केट प्राइस है और मैं 130 से ज्यादा का नहीं बेच सकता, तो मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे करूंगा? अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करके मैं अपना प्रॉफिट कमा सकता हूं, प्रॉफिट बढ़ा सकता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इम्परफेक्ट कंपटीशन है, तो फिर तो हमें कॉस्ट काउंटिंग पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है, मसला ही नहीं है। मुझे क्यों सरदर्दी में पढ़ना पड़े, मैं सेलिंग प्राइस इंक्रीज करता रहूंगा। लेकिन अगर आप एक परफेक्ट कंपटीशन में फॉल कर रहे हो, तो ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ख्याल करना पड़ेगा कि वो सेलिंग प्राइस को तो नहीं छेड़ सकते। तो फिर ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, ये अचीव होता है 2 तरीकों से। एक, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, कि आप अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर दो, कॉस्ट को कम करो। और दूसरा तरीका है, ये हम थोड़ा सा आगे चल के चलेंगे, इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम। यहां पे मैंने वर्ड क्या लिखा है? सेल्स वॉल्यूम में इंक्रीज करना। मैंने यहां पे सेल प्राइस नहीं लिखा, वॉल्यूम लिखा है। फर्क है दोनों में। ये जो कहानी है सारी की सारी, ये हम जाके पढ़ेंगे सीवीपी एनालिसिस में जाके। अभी फॉर टाइम बीइंग, अभी शुरू का कुछ 2-3 हफ्ते हम लोग कहेंगे एक ही तरीके से हम कॉस्ट कम कर सकते हैं, वो है कॉस्ट मिनिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करेंगे? कॉस्ट मिनिमाइज कर दो। फिर जब हम सीवीपी एनालिसिस पढ़ेंगे तो फिर मैं अगली बात ऐड करूंगा कि एक तरीका था कॉस्ट मिनिमाइज करके प्रॉफिट को बढ़ाना, एक और तरीका है कॉस्ट मिनिमाइज नहीं की, कॉस्ट उतनी उतनी है, हमने क्या किया? सेल्स वॉल्यूम बढ़ा दिया, उसका इंपैक्ट मेरे प्रॉफिट के ऊपर आएगा। ये थोड़ी सी बात समझाने वाली होती है, लेकिन वो आपको तब समझ आ जाएगी अगर आपने कॉस्ट मिनिमाइजेशन की बाकी बातें लेके चल रहे होगे। सो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने का जो ऑब्जेक्टिव है कि हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, चाहे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन 2 तरीकों से होती है, या तो आप कॉस्ट को मिनिमाइज करो, अगर तो मैं परफेक्ट कंपटीशन में फॉल करूं तो मैं कॉस्ट मिनिमाइज करूंगा, और अगर मैं इम्परफेक्ट कंपटीशन में हो तो मुझे कॉस्ट मिनिमाइज करने की तो जरूरत नहीं है, मैं सेलिंग प्राइस बढ़ाता रहूंगा। तो लेट से हम जो ऑपरेट कर रहे हैं, हमारे जो बिजनेस है वो एक परफेक्ट कंपटीशन में फॉल करता है, और हमारा ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट मिनिमाइजेशन। और कॉस्ट मिनिमाइजेशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि किसी भी एसेट की कॉस्ट क्या होती है। और यहां से फिर हमारी कॉस्ट काउंटिंग स्टार्ट होती है कि हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर को या इस सब्जेक्ट को लेके, कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि कॉस्ट होती क्या है। पहले मुझे कॉस्ट के बारे में पता होगा तो ही मैं जाके उसको मिनिमाइज करूंगा। तो हम अभी आने वाले 2-3 हफ्ते एटलीस्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल है।
और फिर हम बात करेंगे कि कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर ली है, उसके बाद उससे प्रॉफिट का पोर्शन ऐड करेंगे और फिर हम लोग उसमें सेलिंग प्राइस डिटरमिन करेंगे। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, या जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हमें समझना है कि कॉस्ट क्या होती है। अच्छा, अब जब भी आप बात करते हो कॉस्ट की, अब यहां पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि मुझे कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे आपको छोटी छोटी बातें समझाते हुए, एक फ्लो बनाते हुए। 2-3 दिन बाद हमारा एक बड़े मजे का फ्लो बन जाएगा। अभी मैं बहुत छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ, आगे पीछे से रैंडम बातें कर रहा हूँ, फिर मैं 2 दिन बाद इन सब बातों को पकड़ के इकट्ठा करूंगा और फिर आपको समझ आएगा कि अच्छा हम करने क्या वाले हैं। जब भी हम कॉस्ट की बात करेंगे तो हम हमेशा कॉस्ट को 2 तरीकों से एनालाइज करेंगे। आपको अक्सर कहा जाता है ना कि आपने तस्वीर का एक रुख नहीं देखना, आपने तस्वीर के 2 रुख देखने हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में जिंदगी आपकी बहुत आसान हो जाएगी अगर आप किसी भी कॉस्ट को 2 एंगल से देखना स्टार्ट करोगे। कौन से एंगल? एक एंगल है आपके पास टोटल कॉस्ट के हिसाब से, और एक एंगल है आपके पास पर यूनिट कॉस्ट। जब भी हम कॉस्ट को एनालाइज करेंगे तो आपने हमेशा किसी भी कॉस्ट को, आगे चल के हम डिफरेंट तरह की कॉस्ट डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। जिससे हमने कहा मटेरियल की कॉस्ट, तो मुझे पता होना चाहिए कि टोटल मटेरियल कॉस्ट क्या है, पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट क्या है। आगे चल के आप बात करोगे लेबर कॉस्ट, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे पास टोटल लेबर कॉस्ट क्या है, पर यूनिट लेबर कॉस्ट क्या है। आगे चल के हम बात करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं, पर यूनिट फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट मुझे कितनी पड़ रही है। तो कोई भी कॉस्ट जो आप डिस्कस करने जा रहे हो उसको आपने हमेशा 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिस्कस करना होगा कि इन टोटल ये कैसे बिहेव करती है और पर यूनिट ये कॉस्ट कैसे बिहेव करती है। तो मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि मेरे पास 100 यूनिट्स हैं, इनकी जो कॉस्ट है वो ₹1,00,000 है। कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर मैंने किसी फिगर के साथ सिर्फ रुपीस लिखा हुआ है, किसी भी फिगर के साथ सिर्फ रुपीस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये है आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट्स। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास टोटल कॉस्ट है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके ख्याल में पर यूनिट कॉस्ट क्या है? अगर मैं 100 यूनिट बनाता हूं लेट से, तो मेरे पास टोटल जो खर्चा आएगा वो ₹1,00,000 का आएगा। ₹1,00,000 में 100 यूनिट बने हैं, तो मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट कैसे बनेगी? मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला मेरे पास बनेगा टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स। ये आपने बहुत नॉर्मल फॉर्मूला है, ये आपने पढ़ा हुआ है, और ये आपने इन्वेंट्री के वेटेड एवरेज में जब आप बात कर रहे थे वहां पे आपने पढ़ा हुआ है। तो टोटल कॉस्ट है आपके पास 1,00,000 डिवाइड बाय 100 यूनिट्स। अब देखो यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट लिखने वाली बात है, मैथमेटिक्स की सिंपल सी बात है। यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ पे आप लिखोगे ₹1,00,000 डिवाइड बाय 100 यूनिट्स। अब इस डबल जीरो से 2 जीरो आपने काट दिए। जैसे आप फिगर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हो ना, इसी तरह यहां पे आपके साथ ये जो रुपीस और जो यूनिट्स हैं इनको भी आपस में क्रॉस किया जाता है। मिसाल के तौर पे मैं इसको इससे बात करूं कि मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ₹1,000 या 10,000, और यहाँ पे लिखा हुआ है ₹50 पर यूनिट, तो ये रुपीस भी आपस में खत्म होंगे, ये भी आपस में कैंसिल आउट होते हैं। तो इसलिए यहां पे जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो यहां पे रुपीस और यूनिट कैंसिल आउट नहीं हो रहे आपस में। यहां पे फिगर्स को तो आपने कैंसिल आउट कर दिया। इसका जब आंसर आप लिखोगे तो यहां पे आंसर क्या लिखोगे? ₹1,000 और आगे स्लैश यूनिट, ₹1,000 पर यूनिट। स्टूडेंट गलती ये करता है
कि जब ये फिगर्स लिख रहा होता है तो इसके साथ कब रुपीज लिखना है, कब रुपीज पर यूनिट लिखना है, यहां पे वो मिस्टेक करता है। तो जब हम टोटल कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो हमें वो फिगर रुपीज में लिखी नजर आ रही होगी। जब मैं पर यूनिट कॉस्ट की बात करता हूं तो मुझे रुपीज पर यूनिट में लिखी हुई नजर आएगी। कभी आपको टोटल कॉस्ट दी होती है, कभी आपको पर यूनिट कॉस्ट दी होती है, उससे आपने टोटल कॉस्ट पे जाना होता है या पर यूनिट कॉस्ट पे आना होता है अगर आपके पास टोटल कॉस्ट दी होगी। इन दोनों का बिहेवियर डिफरेंट है, इन दोनों का रोल डिफरेंट है कि टोटल कॉस्ट को हमने किस तरीके से कैलकुलेट करना है, पर यूनिट कॉस्ट को अगर हमने किस तरीके से लेके चलना है, उसका ऑब्जेक्टिव बड़ा फर्क है। तो जब भी हम कोई भी कॉस्ट एनालाइज करेंगे तो आपने उस कॉस्ट को दो डिफरेंट पहलू में, दो डिफरेंट एंगल से देखना होगा कि पर यूनिट इसका बिहेवियर क्या है और इन टोटल इसका बिहेवियर क्या है। तो कल की जो आज एक बड़ा बेसिक सा ओवरव्यू मेरा देना आपका ऑब्जेक्टिव था। आज मैं कोशिश कर रहा था कोई बहुत लंबी या टेक्निकल बात या ऐसे कि ना करूं, टेक्निकल बात तो नहीं है लेकिन मतलब प्रॉपर कहानी जो है हम इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे। कल हम कॉस्ट की डिफरेंट टाइप्स कैलकुलेट करेंगे, बनाएंगे, और फिर हम बात करेंगे कॉस्ट के बिहेवियर के ऊपर। जिस तरह मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको समझाया था कि अगर आपको डेबिट क्रेडिट का रूल आपको जर्नल बनाना आ जाता है तो आपकी 50% फाइनेंशियल अकाउंटिंग खत्म है। इसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर किसी को कॉस्ट की टाइप्स और खास तौर पे कॉस्ट का बिहेवियर समझ आ गया, उसकी जो फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंटिंग है वो आपकी 50% से ज्यादा कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी खत्म है। आपको सिर्फ ये समझ आना चाहिए। तो जिस तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट जनरल लेजर का फॉर्मेट था, इसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट की टाइप्स और कॉस्ट का बिहेवियर अगर आपको समझ आ गया तो आपकी मोर देन 50% कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। तो यहां तक हम इसको आज रखते हैं, कल इसको इंशाल्लाह हम लोग मजीद आगे लेके जाएंगे। जल्दी से आप लोगों के अगर कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप लोग पूछ सकते हो, एनीवन अगर किसी के कोई भी क्वेश्चंस हो तो।